ओके जी। सो अभी कल की क्लास में हमने ये जून 2023 का ना पार्ट सी कर रहे हैं। 103 से 107 तक हमने किया था, अभी 108 से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, बताइए, ट्राई किया आप लोगों ने? किसी ने मतलब पेपर ट्राई करके आना, अगर डाउट है तो पूछो, तो हो गया तो अच्छा है। Sir, x upon x plus y equals to 2 follow binomial 2 comma 2 by 5। जी, तो उससे फर्स्ट सेकंड हो जा रहा है, हो थर्ड जाएगा भी ना? हो जा रहा तो है। डाउट तो नहीं है ना? बस। नहीं सर। ठीक है, गुड। हाँ, मतलब जो सिंसियर बच्चे हैं अपना अटेम्प्ट करो, वरना अगर मान लो इंटरेस्ट नहीं लोगे फिर मैं क्लास नहीं चलाऊंगा, है ना? क्योंकि ये है, जिनको सच में सीखना है तो इंटरेस्ट लो, और नहीं तो इट्स फाइन। सो तो नेक्स्ट देखते हैं ना, ये अगर हो गया है तो। ये देखिए, इसमें है कि आपको है ना एक साई दे रखा है, आईआईडी है नॉर्मल म्यू 1, और इंडिपेंडेंट है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन जो कि डब्ल्यू है, स्टैंडर्ड कॉची है। तो विच द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट फॉर म्यू। बताइए, अब इसमें देखिए और बताइए, नहीं समझ आ रहा तो बताइए। ठीक है ना? तो ये ट्राई करके आना था, बाकी जो डाउट है वो मैं डिस्कस करूंगा, जो हो गया है अच्छा है। डाउट पूछोगे तभी डिस्कस करूंगा, वैसे नहीं। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके देखो अगर सॉल्यूशन चाहिए तो। नहीं तो चैट जीपीटी पे, गूगल पे इसको पेस्ट करो, ऐसे ही मिल जाएगा सॉल्यूशन, सिर्फ चाहिए तो मैंने समझ आना चाहिए। सॉल्यूशन तो तुमको स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी पे डालो, सॉल्यूशन आ जाएगा। गूगल पे डालो, सॉल्यूशन आ जाएगा। ये है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे सॉल्यूशन अपलोडेड हैं लोगों का, वो भी देख सकते हो आप। है ना? मतलब रिसोर्सेस बहुत है, लेकिन आपके दिमाग में क्या है वो डिसाइड करेगा एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा आपको, है ना? मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। सर फर्स्ट और थर्ड है, सेकंड रॉन्ग, या फिर फोर्थ कैसे किया जाएगा? मतलब एज एन टेंस टू इन्फिनिटी डब्ल्यू अपॉन एन टेंस टू जीरो, ऐसा होगा क्या? W/10, डब्लू तो क्या स्टैंडर्ड कॉची है ना? तो बाकी में तो लग जाएगा कौन सा, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, है ना? जो थ्योरम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वो लगा लोगे। ए बी सी में तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर काम आ जाएगा, आएगा ना? वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है, जो थ्योरम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वो क्या कहता है? कोई भी बताओ, किसी को याद हो तो। वट इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर? ये एक्स बताओ। बार कन्वर्जेस टू सर एक्सपेक्टेशन ऑफ अपर एक्स। हाँ, कि है ना, आपके पास आईआईडी रैंडम वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए x1 x2 xn आपके पास आईआईडी है ना, विथ पीडीएफ या पीएमएफ एफएक्स है, विथ मीन म्यू, है ना? मतलब पॉपुलेशन मीन म्यू है। देन 1/n समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू। ठीक है? सो ये थ्योरम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। इसका एडवांस वर्जन भी है, अगर आप यहाँ पावर आर लगा दोगे, इफ़ यू टेक पावर आर हेयर इट विल बी आर, मतलब आर इन द सेंस नॉट दिस आर, आरथ मोमेंट, है ना? ई ऑफ एक्स की पावर आर, और ये जो म्यू है ये ई एक्स है ना? मीन मतलब क्या, ई एक्स। सो ये ना, तो जब आर को आप 1 रख दोगे इसमें, तो आपको ये मिलता है कि 1/n समेशन एक्स आई कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, जो कि ई एक्स है ना? तो ये पहले 3 ऑप्शन में आप डायरेक्टली ये लगा पाओगे, चेक करो ठीक से।
सो ABC में इजीली लग जाएगा। बाकी बस D में है, 2 पार्ट में ब्रेक कर लो तो फर्स्ट टर्म में भी लग जाएगा, सेकंड टर्म का देखना पड़ेगा, है ना, यही बस है। ठीक है ना, तो 1 2 3 में दिक्कत नहीं है ना, इसको लगाइए। तो आपको सिर्फ फोर्थ वाले में डाउट है ना, देखिए तो फोर्थ जो है कि इसको ब्रेक करेंगे फोर्थ को, तो ये है 1/n समेसन xi प्लस 1/n w, और w का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉची 0 1 है ना, स्टैंडर्ड कॉची है। तो मतलब w का जो एक्चुअली PDF है 1/पाई 1 प्लस 1/n w कॉची 0 1/n हो जाएगा। कौन सा w/n कॉची 0 1/n हो जाएगा। अच्छा, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। kx प्लस c जैसे होता है तो। हाँ 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 बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं क्या हो जाएगा, कॉची 0 1/n, ये कहना चाह रहे हैं। ओके, तो वैसे भी ट्रांसफॉर्म करके आप देख सकते हैं तो हो जाएगा, y बराबर w/n ले लेंगे, है ना, तो w की वैल्यू yn, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, ये चेक कर लो, 1/n होगा n होगा, चेक कर लो। एनीवे जो भी है, तो होगा क्या इसमें, तो हमें ये चेक करना है कि ये कहाँ कन्वर्ज करेगा। अब क्वेश्चन ये है, दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, ये आपको देखना है। तो पहला वाला तो म्यू पे जाएगा, किसके म्यू पे, नॉर्मल, सो म्यू पे। और ये कहाँ कन्वर्ज एक मिनट। हम्म म्यूट कर लीजिए अभिजीत, आपका माइक ऑन है। आगे बताओ जी। तो ये w/n अगर मैं ऐसा पूछूं कि इसका अगर CDF लिखो, CDF तो लिख सकते हो ना, CDF में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, किसका CDF आएगा, क्योंकि कांस्टेंट में ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए w/n कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0 आ गया, तो ये होता है इफ एंड ओनली इफ w/n विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 0, है ना, ये थ्योरम है। तो अगर आप ये चेक कर लो तो ये भी हो जाएगा, कांस्टेंट के लिए तो इफ एंड ओनली इफ प्रॉपर्टी है। तो आप ये वाला चेक करो क्या ऐसा होगा। सर रेड कलर मत यूज किया कीजिए। हाँ उसमें ना, उसमें दिखता नहीं ना बाहर, ठीक है, वाइट पीरियड दिख जाता है, ब्लैक पीरियड उतना क्लियर नहीं दिखता है ना, सो ठीक है। सो बताइए w/n कहाँ कन्वर्ज करेगी, ये आपको चेक करना है। तो w/n का CDF निकालो और उसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ। लेकिन ये n यहाँ सैम्पल साइज तो है नहीं, n यहाँ सैम्पल साइज थोड़ी है, लेकिन अच्छा मुझे तो वही पूछ रहा है कन्वर्जेस इन, तो w/n तो n का ही फंक्शन है, ठीक है, wn काइंड ऑफ है ना, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। n तो वैसे वहाँ तो सैम्पल साइज ही था, ठीक है ठीक है, x1 x2 xn था ना, और ये n है, कोई दिक्कत नहीं है। अब w/n एक नया रैंडम वेरिएबल xn बोल दो, है ना, तो xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, तो वो चेक करना है, निकाल सकते हो, ये चेक करो ये ट्रू है कि फॉल्स है, आपको ये चेक करना है। इसका डेफिनेशन पता है ना, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन तो पता होगा आप लोगों को कि xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x इफ एंड ओनली इफ CDF ऑफ xn इज इक्वल टू CDF ऑफ x एज n टेंस टू इन्फिनिटी। लगाइए इसको।
अरे हुआ कि नहीं, ये मुझे करना पड़ेगा अभी। इसका सीडीएफ निकालना आता होगा ना, इसका सीडीएफ निकालना आता है। सर कॉशी 01 का तो 1/2 1 + पाई tan इनवर्स ऑफ x होता है ना। हाँ तो वैसे ही हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कॉची 01 से कर लो। अगर मुझे W का सीडीएफ चाहिए, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे देखना है W/n कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, तो मैं क्या करूँगा, सीडीएफ हम निकालूंगा W/n। तो W/n लेस देन इक्वल टू x, ऐसा मान लो अभी के लिए आप। सीडीएफ है ना W/n का, तो इसको आप वैसे कर लीजिए, W लेस देन इक्वल टू nx, यही हो जाएगा ना। अब आप कह रहे हैं W का सीडीएफ पता है आपको, तो बताइए। सर 1/2 प्लस हाँ 1/2 प्लस 1/पाई tan इनवर्स ऑफ nx आ जाएगा। nx आ जाएगा। और x के यहाँ पे क्या होता है, मतलब x का सपोर्ट क्या है। वैसे कॉची का जो पीडीएफ होता है, आप ये कह रहे हैं ना, कॉची का जो पीडीएफ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड कॉची का। x रियल नंबर है। जब आपने सीडीएफ बताया कि सीडीएफ है 1/2 प्लस 1/पाई tan इनवर्स x, तो यहाँ x क्या होगा, सपोर्ट तो सेम ही रहेगा ना, रियल नंबर रहेगा, ये आप बता रहे हो ना। तो ठीक है यहाँ तक। सो अभी हम क्या निकाल रहे थे, ये जो है दिस इज CDF ऑफ, हम लोग निकाल रहे हैं CDF ऑफ W/n एट x, ये निकाल रहे हैं। तो ये है CDF ऑफ W/n एट x, ये है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है। बताइए क्या आएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाइए। तो यहाँ मुझे चाहिए, तो 1 आ जाएगा। हाँ कब, x तो रियल नंबर है ना, दो सिचुएशन है ना आपके पास। सो W/n x, तो कब 1 और कब क्या होगा, क्या हर रियल नंबर के लिए 1 आएगा या कुछ अलग भी होगा। यहाँ x तो रियल नंबर है ना, तो x तो नेगेटिव भी हो सकता है, x पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 हो सकता है। 0 है तो क्या होगा, tan ऑफ माइनस इन्फिनिटी। लेकिन ये राइट कॉन्टिन्यूस बनाना चाहिए ना, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस में यहाँ कन्वर्ट करेगी। तो लेस देन, जो मान लो x नेगेटिव है और n को आप इन्फिनिटी रख रहे हो, तो प्लस इन्फिनिटी इंटू नेगेटिव नंबर क्या होगा, प्लस, सर वो 0 और 1 आ जाएगा। है ना। हाँ क्योंकि माइनस इन्फिनिटी, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना, -π/2, तो -1/2, तो ये हो गया 0। और मोर देन इक्वल टू 0 होगा, तो चूंकि CDF है तो राइट कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा इसको, इसलिए 0 को इसके साथ ही लेना पड़ेगा मुझे, राइट कॉन्टिन्यूस नॉन डिक्रीजिंग है ना। तो ये कितना आ जाएगा, जब अब x पॉजिटिव है और इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो प्लस इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी 5/2 1/2 प्लस 1/2 1। और ये किसका CDF है, अगर आपको ये पूछा जाए कि अगर ये CDF मान लीजिए कोई रैंडम वेरिएबल x का है लेट से, तो वो x क्या है। अगर मैं बोलूँ कि ये CDF किसी रैंडम वेरिएबल x का है, सो व्हाट इज दैट x, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, ये कौन से रैंडम वेरिएबल, डीजेनरेट डिजेनरेट ऑफ एट 0। 0। तो कहने का मतलब ये x बराबर 0 है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि x जो है कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल को ही डिजेनरेट बोलते हैं ना। तो ये हो गया, तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि W/n कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, और ये इफ एंड ओनली इफ होता है W/n कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0। तो हो गया आपका काम जो आपको चाहिए था। तो ये जा रही है 0 पे,
तो ये जा रही है 0 पे, और जो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का कि एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स एंड वाई एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू वाई, तो एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स एन एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया, तो म्यू पे चला गया। और कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी ही कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन है कि टी इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ टी कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, तो यही है, तो ये भी ट्रू हो गया। और क्या ट्रू आया था इनमें से, जैसे ये तो सिंपली म्यू पे चला जाएगा, कितने एन है, ये 2n है, तो ये कितना होगा, ये 2 म्यू, तो यहाँ 2n होना पड़ेगा, इस 2 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 2 म्यू हो गया। यहाँ कितने हैं, यहाँ भी n रैंडम वेरिएबल है तो म्यू ही रहेगा, और यहाँ भी म्यू। म्यू आया, तो जहाँ जहाँ म्यू आया वो सही है। म्यू आया कुछ और आएगा, कितने हैं यहाँ पे, म्यू ही आएगा ना, ठीक है ना, तो जहाँ जहाँ म्यू आया वो सही है, तो 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 2 गलत है, तो 1 3 4 आर करेक्ट ऑप्शंस। किसी को डाउट है तो पूछो। चलिए आगे देखिए, तो ये जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, बताइए। समझ आ रहा है, देखिए। फर्स्ट MSQ है ना, तो ऑल पॉसिबल आंसर चुनना पड़ेगा आपको, सो वन थ्री फोर। ओके, तो 1 3, ओके। कह रहा है कि which of the following is are true, MLE may not be unique, तो कैसे कोई एग्जांपल आपके पास है जहां MLE यूनिक नहीं है, तो ट्रू हो जाएगा। मे नॉट भी कह रहा ना, तो एक भी सपोर्टिंग एग्जांपल आपके पास है तो दैट इज ट्रू ऑप्शन। बताओ, जैसे कोई यूनिफॉर्म जीरो थीटा। यूनिफॉर्म जीरो थीटा। यूनिफॉर्म 0 थीटा में क्या MLE है, तो यूनिक है उसका, तो शायद कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जहां पे MLE यूनिक ना हो, कोई भी, एनीवन। यूनिफॉर्म थीटा थीटा प्लस वन कर सकते हैं। यूनिफॉर्म थीटा थीटा प्लस 1, हाँ आई थिंक ये चल जाएगा। अच्छा। ये एक आता है थीटा हाँ, माइनस हाफ टू थीटा प्लस हाफ। एमएलई का प्रॉपर्टी भी है ना कि अगर पीडीएफ में थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा तो यूनिक नहीं होगा, ठीक है वो। हाँ अगर, हाँ मतलब पीडीएफ आपका वो आ गया और कांस्टेंट आ गया, लाइक्लीहुड फंक्शन अगर कांस्टेंट आ गया तो पूरा इंटरवल आपका MLE हो जाएगा, है ना, इस तरह तो से। यूनिक एमएलई नहीं मिलता। तो यहाँ पे MLE जो है पूरा, इसका MLE अगर निकालोगे ना तो MLE जो होगा ऑफ थीटा इज एनी वैल्यू इन, एक इंटरवल पूरा आ जाता है, क्या आता है वो इंटरवल, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, निकाल लेना, निकालना आता होगा, ऐसा कुछ आ जाएगा ना। तो यहाँ से थीटा माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू एक्स आई, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस हाफ, तो लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस हाफ, यहाँ पे थीटा प्लस हाफ मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस हाफ, इस बीच का हर नंबर MLE है। हाँ मतलब एनी एस्टिमेटर बिटवीन दिस इज MLE, या मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं तो MLE ऑफ थीटा जो होता है अल्फा टाइम
this minus half plus 1 minus alpha time for all alpha belongs to 0 to 1. इवन अनकाउंटेबली मेनी mle है इसके पास. आप अल्फा कुछ भी 0 से 1 के बीच ले लो, हर अल्फा के लिए आपको एक mle मिलेगा इसमें. देखिए तो पहला तो ठीक है, पहले को हमने एक एग्जांपल दिया. ठीक है जी. सो ये एग्जांपल है. दूसरे स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कंप्लीट स्टैटिस्टिक इज ऑलवेज सफिशिएंट. क्या जो कंप्लीट है वो सफिशिएंट होगा ही? ये विथ रेस्ट्रिक्शन है. आप कैसेला बर्गर में थ्योरम देखेंगे तो वहाँ ऐसा है कि कंप्लीट जो है वो सफिशिएंट होगा अगर मिनिमल सफिशिएंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट करता है तो अगर मान लो एग्जिस्ट ना करे, है ना, सो ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो जहाँ मिनिमल सफिशिएंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट ना करे, ऐसा कोई है तो उसमें ऐसा नहीं होगा. मतलब कैसेला बर्गर वाली बुक में आप जाकर देखो, है ना, मिनिमल सफिशिएंट वाले टॉपिक में तो वो थ्योरम है ना कि कंप्लीट स्टैटिस्टिक इज सफिशिएंट इफ मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक एग्जिस्ट. ये चीज़, या मिनिमल सफिशिएंट इफ इट एग्जिस्ट. तो ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा हमेशा. अगर एग्जिस्ट नहीं किया तो गलत हो जाएगा. तो इसका कोई काउंटर एग्जाम्पल बताओ. तो ये ज़रूरी नहीं है ट्रू है ना. देखो फिर कह रहा है कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स मे नॉट बी कंप्लीट. बहुत सारे इसके तो ये ट्रिवियल एग्जांपल जैसे यही ले लो, x1 x2 xn. तो ये सफिशिएंट है बट कंप्लीट नहीं होगा सिंगल पैरामीटर फैमिली में, है ना. ये n डायमेंशनल है तो ये तो ट्रू है. एनी फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक इज ऑलवेज सफिशिएंट. एनी फंक्शन नहीं होता ना, वन फंक्शन होता है कि वन फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक इज सफिशिएंट ना. तो वन फंक्शन हो जो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी है. एनी फंक्शन इज मे नॉट बी सफिशिएंट, तो कोई गारंटी नहीं है. वन फंक्शन की गारंटी है. तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. ट्राई कीजिए, भी आसान क्वेश्चन है. तो अभी तक जितने क्वेश्चंस किए ये सब जैम लेवल के क्वेश्चन. जैम में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जितना क्वेश्चन अभी तक हमने किया है कल और आज मिला के. सब जैम के सिलेबस के भी है, जैम में आए हुए भी, जैम गेट में उस तरह के क्वेश्चन. एनीवे ये भी आसान क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए और बताइए. नहीं हो रहा तो पूछिए फिर.
हो गया, ये बताना है। हाँ जी, बाकी लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर, अगर डाउट नहीं है तो। ट्राई करके देखो और बताओ। ट्राई करो और बताओ, नहीं हो रहा तो मैं सॉल्व करूंगा, हो गया तो अच्छा है। हो गया जी, इतना आसान है भी, सिंपल और सिंपल का है। डन। तो नेक्स्ट क्या है? देखो ट्राई करके बताओ। सर ये वाला बता दीजिए। कौन सा वाला? ये बता दीजिए सर, अच्छा अल्फा थोड़ा वो कंफ्यूज करता हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं करवा देता हूँ ना। हाँ, बाकी लोग ट्राई करके देखो। इसमें क्या बोला है कि सपोज x1 x2 xn आर IID नॉर्मल 0 कॉमा टाउ की पावर -2 है, मतलब अपन टाउ स्क्वायर ना। इसमें ये है कि x1 x2 xn जो आपका है वो IID है नॉर्मल 0 1/टाउ स्क्वायर, मतलब जो सिग्मा है वहाँ पे वो 1/टाउ है, ये ना। ओके, तो रैंडम वेरिएबल लेट द प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टाउ स्क्वायर। तो टाउ स्क्वायर एक काम करते हैं, ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये 1/टाउ स्क्वायर, या तो इसने कहा है कि टाउ स्क्वायर का आपको दे रखा है प्रायर, नहीं ठीक है। द प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाउ स्क्वायर का नाम कुछ रख दें, थीटा रख देते हैं। तो यहाँ पे जो है तो जैसे टाउ स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया ना, टाउ स्क्वायर कुछ एज्यूम करते हैं, ठीक है, अभी रहने दो। तो सिग्मा स्क्वायर इज टाउ स्क्वायर ऑब्वियसली, सो टाउ स्क्वायर जो होगा नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होगा। एंड आपको कह रहा है कि जो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टाउ स्क्वायर हैव डेंसिटी। तो टाउ स्क्वायर एक रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे अभी, है ना। टाउ स्क्वायर इज अ रैंडम वेरिएबल जिसका जो पाई मतलब यहाँ PDF है, PDF है ना। तो जो डेंसिटी है प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन हैव डेंसिटी, मतलब PDF ऑफ टाउ स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनल है 1/टाउ स्क्वायर के पावर अल्फा के फॉर सम अल्फा मोर देन 0। यहाँ तक ठीक है। तो पूछना क्या चाह रहा है, विच इज द फॉलोइंग आर ट्रू। प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन इज एन improper distribution for alpha more than 0. Posterior distribution is a proper distribution for alpha more than 0. Under a squared error loss
the generalized Bayes estimator of tau square is this and the posterior distribution is proper for alpha बराबर 1। तो पहले तो ये बताओ ये proper distribution क्या है और improper distribution क्या है? इंटीग्रेशन 1 है तो प्रॉपर है, नहीं तो इम्प्रॉपर इनफाइनाइट आ जाता है हम्म। सर। मतलब पूरी रेंज में इंटीग्रेशन अगर इनफाइनाइट आ जाता है तो इम्प्रॉपर हो जाता है। ऐसे जैसे फाइनाइट होता है तो डिवाइड करके निकाल लेते हो, जैसे प्रॉपर बन improper जाता इंटीग्रल आप कहते हो उस तरह से सोच रहे हो? है। हाँ सर वही होता है ओके मतलब। ठीक है, तो ट्राई करके देख लो थोड़ा, फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना। अच्छा वो डिफाइन अभी बताया था उन्होंने, तो ठीक है ना। मतलब यहाँ से आप निकालोगे ना, जैसे कोई पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे, तो वो ये देखना है कि पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ तो आएगा ना सॉल्व होके, तो जो भी आएगा अगर उसका इंटीग्रेशन 1 के इक्वल आता है, तो मतलब अगर एक्चुअल में वो पीडीएफ है तो उसको प्रॉपर बोलेंगे, और अगर इंटीग्रेशन 1 नहीं आता है तो मेनली वो इम्प्रॉपर होगा। यही है ऐसा कुछ। प्रायर में सर अगर फाइनाइट आएगा तो कुछ भी फाइनाइट आ जाए उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो वो प्रॉपर बन 1 हो जाएगा। जाएगा ना। अच्छा 1 उसको वन मतलब हो जाएगा। कांस्टेंट, वन बनाया जा सुटेबल सकता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल लेके है ना। बनाया जा सकता है ना। यस आई यस थिंक वो है, और अगर इन्फिनिटी आ गई तो यस इम्प्रॉपर होगा, यही ना। यस सर। प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन अगर मतलब उसकी रेंज में अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इन्फिनिटी आएगा तभी वो इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ मतलब इन्फिनिटी आ गई तो कभी हम 1 नहीं बना सकते ना उसको, क्योंकि यहाँ जो तो सुटेबल कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, है ना,
तो मतलब कोई कांस्टेंट के टर्म में ही तो आएगा। यहाँ अगर लिखते हैं हम इसको क्या लिखेंगे? पाई टाई स्क्वायर इक्वल टू के 1/टाउ स्क्वायर की पावर अल्फा। राइट। जैसे पाई टाउ स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा? के टाइम ऐसा लिख देता है टाउ की हाँ पावर 2 अल्फा, ये है ना इनडायरेक्टली तो। ये सो टाउ अब यहाँ स्क्वायर को अलग। फॉर सम के, मान लो अभी के लिए रियल नंबर अभी के लिए ले लेते हैं, तो अब सुटेबल ये के चूज करें, अब पोस्टेरियर यहाँ से निकालेंगे, है ना? तो पर यहाँ से अभी आप इसको इंटीग्रेट करके पहले प्रॉपर चेक कर लेंगे। पहले इंटीग्रेट करेंगे ना टाउ स्क्वायर की रेंज में, ये पीडीएफ होगा तब प्रॉपर होगा, मतलब करके फर्स्ट देख लो ना, ऑप्शन तो उसमें देंगे। क्या दिक्कत है? पहले तो निकाल लो, पहले इसके इंटीग्रेट करते हो क्या आता है ये? तो ये इसका सपोर्ट टाउ क्या है? स्क्वायर पहले देखो सपोर्ट क्या है। ग्रेटर देन 0। जीरो। तो एक काम करो, टाउ स्क्वायर कुछ नया नाम दे, थीटा रख देते हैं। ये जो टाउ स्क्वायर है ना, उसको अभी थीटा रख देते हैं अभी के लिए। तो क्या बन जाएगा ये? पाई ऑफ थीटा बराबर के अपॉन थीटा की बार अल्फा, यही ना? एंड थीटा आपका मोर देन 0 है अभी के लिए। तो आप करो इंटीग्रेट कि 0 से इन्फिनिटी में पाई थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके बताओ क्या आ रहा है। इसको इंटीग्रेट कीजिए और बताइए क्या आता है। तो सुटेबल कांस्टेंट के ऐसा लेंगे कि 1 हो जाए, यही ना? तो अगर फाइनाइट आ गया जिसको स्केलिंग करके हम 1 ला सकते हैं, तो वो पीडीएफ बन जाएगा। और अगर इन्फिनिटी आ गई तो मतलब 1 कभी नहीं ला पाएंगे, तो 1 नहीं ला पाएंगे तो मतलब वो इम्प्रॉपर होगा। मतलब इन्फिनिटी आ गई इंटीग्रल करके तो वो डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रॉपर होगा। इनफाइनाइट ही आएगा, कितना आ रहा है? इनफिनिटी ही आएगा। क्योंकि ये अल्फा पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा अल्फा यहाँ क्या है? अल्फा पॉजिटिव है ना? तो अल्फा मुझे बता रखा है कि अल्फा पॉजिटिव है, तो ध्यान रखना अल्फा पॉजिटिव है। तो सर एक जीरो एक इनफिनिटी है, तो अगर वो निगेटिव होगा तो जीरो वाला इनफिनिटी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अल्फा अगर रूट होता अभी अच्छा हाँ। जैसे है ना, 1 से लेस होने पे 1 से मोर होने पे डिफरेंस क्रिएट होगा। जैसे रूट थीटा होता तो इन्फिनिटी आ जाता, लेकिन अगर थीटा स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, मान लो मतलब अल्फा 2 है, एक बार अल्फा 1/2 लो और एक बार अल्फा 2 लो, फिर देखो क्या आता है। अलग अलग आएगा आई गेस, चेक करो। मतलब मोर देन 1 के लिए अलग आंसर मिलेगा, लेस देन 1 के लिए अलग मिलेगा। क्या मिलेगा बताओ? अल्फा मोर देन 1 होगा तो कुछ और होगा, लेस देन 1 पे कुछ और होगा। 1 हो गया तो लॉग तो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको मिलेगा। सर इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख लीजिए ना, के अपॉन 1 - अल्फा और थीटा की पावर नहीं, मैं मतलब ये 1 कह रहा हूँ - अल्फा 0 से 1 में है तो कुछ और होगा, और 1 से इन्फिनिटी में, अल्फा तो यहाँ पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो एक फिक्स अल्फा होगा। लेकिन अल्फा तो फिक्स कुछ भी हो सकता है ना। तो अल्फा अगर 0 से 1 वाला लोगे तो कुछ फाइनाइट आंसर आएगा, क्या इन्फिनाइट आएगा? इन्फिनाइट आएगा आई थिंक। इनफाइनाइट ही है। हाँ, और जब 1 से ज़्यादा है तो जैसे 2 ले लिया हमने, तब क्या आएगा? 2 पे भी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि तब दूसरी वाली रेंज जीरो है ना, तो वो जीरो पलट जाएगा, अच्छा, उल्टे उस केस चला में भी जाएगा। इन्फिनिटी डिफाइन नहीं आएगा, ठीक है? तो दोनों केस में इन्फिनिटी है इसका मतलब। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर हो तो गया ये इम्प्रॉपर हो गया, फर्स्ट तो ऑप्शन। ये दोनों केस में इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है? तो इसका मतलब है कि पहला बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये ट्रू लग रहा है ना? ये स्टेटमेंट कि प्रायर की बात करना, प्रायर का ही तो बात कर रहा है। तो प्रायर जो है ये के कुछ भी हो सकता है ना, तो मतलब डिफाइन तो नहीं होगा ना, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो 1 के कुछ भी ले ले, 1 तो नहीं बना पाएंगे हम इसको, है ना? मतलब के कुछ भी ऐसा फिक्स कर ले, बट ये 1 तो नहीं बनेगा, इन्फिनिटी है तो 1 नहीं बना पाएंगे। तो मतलब ये है कि तो ये ट्रू लग रहा है स्टेटमेंट। दूसरा चेक करो, द पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आपको सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, प्रायर पता है, तो क्या पोस्टेरियर निकाल पाओगे? पोस्टेरियर क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड फंक्शन इनटू प्रायर। चेक करो, पोस्टेरियर का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो जी। तो प्रॉपर इंटीग्रल का अगर मैं सीधा सीधा जैसे बताया इन्होंने कि जैसे मान लीजिए इन्फिनिटी आ गया,
तो ये इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन था। और अगर कोई कांस्टेंट आ जाता, कुछ भी कोई कांस्टेंट आ जाता के टर्म में आता, तो उसके अकॉर्डिंग के हम ऐसा लेते तो 1 ले आते, तो मतलब वो फिर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आगे काम ये है इसका पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। जिन्होंने बेजियन पढ़ा होगा फॉर्मूला लगाओ और मुझे बताओ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। अभी ट्राई करो, सीखने का टाइम है, ट्राई करोगे सीखोगे। सिर्फ सॉल्यूशन मिल जाएगा तो एग्जाम में तो नहीं हो पाएगा, यहाँ भले तुम सॉल्यूशन देख लोगे, जब ट्राई करोगे तो सीखोगे। सर गामा बन रहा है। आप लोग क्या जानते हो पोस्टीरियर किसके प्रोपोर्शनल होता है? जो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन अभी तो ये लाइक्लीहुड इनटू प्रायर। लाइक्लीहुड के ना, चलो उससे ही काम कर लेते हैं। लाइक्लीहुड इनटू प्रायर। ठीक है, तो लाइक्लीहुड निकाल लेंगे आप यहाँ पे। तो हमारा तो पैरामीटर टाउ था ना एक्चुअली, ठीक है, तो हमने उसको थीटा नाम रख रखा है। थीटा टाउ में टाउ, स्क्वायर ही रहने दीजिए, टाउ स्क्वायर ही रहने दीजिए, वो बन जा रहा ठीक है। तो आप ऐसा करो लाइक्लीहुड फंक्शन टाउ स्क्वायर में, इसका कलर चेंज करता हूँ नहीं, है। तो आप इसको ट्राई कीजिए लाइक्लीहुड फंक्शन टाउ स्क्वायर के टर्म में। तो वही आप जानते ही हैं जो एफ ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n, तो ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। तो यहाँ से मीन तो 0 है, सो 1/√2 पाई सिग्मा, सिग्मा होगा 1/टाउ, ठीक। ई की पावर -12 x माइनस म्यू, म्यू तो 0 है, तो एक्स स्क्वायर एंड अपॉन सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा टाउ तो टाउ स्क्वायर ऊपर ही आ जाएगा, है ना। चेक कीजिए, टाउ स्क्वायर इंटू एक्स आई स्क्वायर। अब इसको प्रोडक्ट कर लेंगे हम लोग, तो 1/√2 पाई इसकी पावर n, टाउ की पावर n एंड ई की पावर -12 टाउ स्क्वायर इंटू समेसन एक्स आई स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। तो ये आपको यहाँ तक मिल गया। अब क्या है कि हम ये जानते हैं कि जो पोस्टीरियर है प्रोपोर्शनल है लाइक्लीहुड फंक्शन के, ये रिजल्ट लाइक्लीहुड इनटू प्रायर। हाँ उससे कर लो, तो क्या आ जाएगा, कितना आएगा, टाउ 1/टाउ स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/टाउ स्क्वायर की पावर पावर अल्फा से, तो कर दीजिए उससे। टाउ की पावर हो जाएगी n माइनस। तो पोस्टीरियर को हम लिखते कैसे हैं, थीटा गिवन एक्स, यही है, प्रोपोर्शनल, यस सर, प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड इनटू प्रायर, lx थीटा लाइक्लीहुड इनटू पाई टाउ स्क्वायर। ये है, यस सो पाई टाउ स्क्वायर इनटू, हाँ टाउ स्क्वायर लिख लो, तो थीटा हटा दीजिए। क्योंकि टाउ स्क्वायर के टर्म में ही क्वेश्चन में गिवन है, पुट करो इसको। यस तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, चलो यहाँ लिखते हैं, सो इसको फर्दर लिखेंगे हम लोग, सो वी गेट पाई थीटा गिवन एक्स, ये प्रोपोर्शनल है आपको लाइक्लीहुड टाउ स्क्वायर जो कि हमें मिल चुका है कुछ, तो लिख लो इसको 1/√2 पाई इसकी पावर n, टाउ की पावर n, ई की पावर माइनस चलो टाउ स्क्वायर बाई 2 इंटू ई की इंटू में समेसन एक्स आई स्क्वायर ना, अभी तो है ना। अब इंटू में वो जो था 1/टाउ स्क्वायर, मतलब टाउ की पावर 2 अल्फा, ये है। तो फिर से यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को बैलेंस करने के लिए कोई कांस्टेंट ले सकते हो। अब मेन देखना है कि इसको यस सर, यही से दिख गया गामा है वो टाउ स्क्वायर की पावर बन तो जाएगा। गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? प्रॉपर हो जाएगा। हाँ क्योंकि इंटीग्रल कोई है ना, तो क्योंकि उसका तो गामा का इंटीग्रेशन तो 1 ही आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट सुटेबल कांस्टेंट लेंगे हम लोग तब। यस तो इस तरह से है। तो इसको देखो एक बार ठीक से लोग देख लो, टाउ के टर्म में देख लो, तो यहाँ से देखोगे टाउ की पावर क्या है ना। तो यहाँ से टाउ को बैलेंस किया जाए, टाउ स्क्वायर है ना, अच्छा थीटा मैंने लिख दिया ना यहाँ पे, थीटा की जगह टाउ स्क्वायर ही लिखो, जहाँ जहाँ थीटा लिखा है मैंने
यू राइट टाउ स्क्वायर, थीटा तो अपने मैंने कन्वीनियंस के लिए लिखा था, यू राइट टाउ स्क्वायर, क्योंकि ये टाउ स्क्वायर ही मेरा थीटा था, जहाँ थीटा दिख रहा है वो टाउ स्क्वायर ही है, तो यहाँ टाउ स्क्वायर लिखो ताकि आपको समझ आए। तो टाउ स्क्वायर को फिर से थीटा मान के आप पीडीएफ देख सकते हो क्या है, तो ये अगर लिखेंगे इसको ठीक थोड़ा मैनेज करेंगे, तो इसको थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। सो पाई टाउ स्क्वायर गिवन एक्स इज सम कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट बदल सकते हो ना, जैसे मान लो यहाँ k1 था लेट से, तो यहाँ k2 कर देता हूँ, ठीक है, इसको k1 कर दो, इसको भी k2 कर दो, और ये इसको ठीक से बाकी कांस्टेंट को तुम कांस्टेंट बना सकते हो, बस कर्नल देख के भी वो गेस हो जाता है कि बाकी सब कांस्टेंट, हाँ वो तो दिख जाएगा, तो हम लोग उसका फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसको सम कांस्टेंट बना दो, इस सबको, इसको भी हटाए कांस्टेंट लिख दो, बाकी टाउ वाले टर्म लिखो सिर्फ। तो ये जैसे है, ये टाउ स्क्वायर की पावर वैसे तो n/2 है, और नीचे से आ जाएगा -2 अल्फ़ा, माइनस अल्फ़ा ना, टाउ स्क्वायर लिख रहे हैं, तो माइनस अल्फ़ा एंड ई की पावर ऐसे ही माइनस समेसन xi² टाइम टाउ स्क्वायर को थीटा फिर से रख दो, तो आपको दिख जाएगा कि ओके थीटा की पावर समथिंग एंड ई की पावर माइनस k इंटू थीटा काइंड ऑफ, है ना। तो यहाँ से मतलब अगर लिखोगे समझ आ रहा ना, गामा जैसे कह रहे हैं, ई की पावर माइनस बीटा एक्स, एक्स की पावर अल्फा -1 काइंड ऐसे बना सकते हो तुम, ठीक है, गामा n-2 माइनस अल्फा माइनस हाँ वैसा बना प्लस सकते हैं ना, पीडीएफ लिख के हम लोग लिख सकते हैं। +1 कॉमा ये यहाँ समेशन टाउ एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, तो इनको कन्फ्यूजन और टाउ स्क्वायर से, टाउ स्क्वायर को फिर से थीटा रख लो आप, और गामा का जो पीडीएफ होता है ना, जैसे एक्स अगर हम लिखते हैं गामा अल्फा बीटा, तो जब आप इसका पीडीएफ लिखोगे, है ना, ये कुछ नया ना पैरामीटर ले लेना, तो जैसे बीटा की पावर अल्फा अपॉन गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स, तो आप चाहो तो टाउ स्क्वायर को एक्स समझ लो, तो देखो इस पर फिट किया जा सकता है, इस वाले टाउ स्क्वायर को एक्स मान के तुम उस पर फिट कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ तक तो ओके है। सो आगे देखिए, तो दूसरे वाला हमने कंक्लूड ये किया कि गामा है, तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉपर आ जाएगा, लेकिन आपको पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है, लेकिन क्वेश्चन ये क्या ये ऐसा बना पाए, चलो चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। तो आपने क्या पैरामीटर बताया यहाँ पे, जो है कि इसको कंपेयर करो, तो टाउ स्क्वायर को मैंने कहा कुछ मान लो थीटा, -2 n/2 माइनस अल्फा सो +1 गामा उसके साथ कंपेयर करो, तो x की पावर मतलब टाउ स्क्वायर की पावर अल्फा -1 होना चाहिए, तो अल्फा के जहाँ मैं पैरामीटर थोड़ा बदलता हूँ ताकि यहाँ कन्फ्यूजन ना हो, तो इसको थोड़ा मैं पैरामीटर चेंज करता हूँ ताकि आपको कंपेयर करने में दिक्कत ना हो, ये कर लोगे, ठीक है बताओ, कोई नहीं। सो गामा n/2 माइनस अल्फा +1 यस एंड और इधर बीटा कितना है, माइनस माइनस समेशन एक्स समेसन xi²/2, समेशन ये ना, यस सर ठीक है। अब क्वेश्चन एक्चुअली इंश्योर ये करना होता है इसमें कि अल्फा मस्ट बी पॉजिटिव एंड बीटा मस्ट बी पॉजिटिव, इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ऐसा यहाँ इंश्योर कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ, मतलब मैं आपको ये समझाऊं कि ये जो है ना, ये जो इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की, ये 1 तभी आएगी इफ एंड ओनली इफ अल्फा मोर देन 0 बीटा मोर देन 0, और ये आएगा, है ना, इन्फिनिटी अदरवाइज, तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा, चेक कीजिए। मतलब ये तभी है ना, या ऐसे मैं समझाऊं कि जो गामा अल्फा होता है, दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल अल्फा मोर देन 0 एंड गामा अल्फा इज नॉट डिफाइंड फॉर अल्फा लेस देन इक्वल टू 0, ये है ना। तो आपको ये बस देखना होगा कि जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन आया है, तो क्या इसमें ये गारंटी है, इसकी गारंटी है, दोनों पैरामीटर पॉजिटिव होगा, ये बस देखना है कि जो क्वेश्चन में कंडीशंस दिया है क्या उससे ये इंश्योर हो पाएगा कि n/2 माइनस अल्फा +1 पॉजिटिव ही होगा, एंड ये तो पॉजिटिव होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समेशन xi² है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है क्या ये गारंटी है, क्या ऐसा होना जरूरी है,
मतलब अगर ऐसा होगा तो ये प्रॉपर हो गया, ऐसा नहीं होगा तो प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि फिर इन्फिनिटी हो जाएगी इंटीग्रल तो। जैसे टू, ये अल्फा अगर मतलब ग्रेटर देन जीरो, अगर ये 2 3 या 50 60 ऐसे आ जाएगा तो फिर नहीं होगा ना वो, वही तो फिर ना, निगेटिव क्योंकि आना मान चाहिए। लीजिए n तो कुछ फिक्स रहेगा, और जो चीज़ें यस सर। ट्रू होती हैं वो हमेशा ट्रू होती हैं। तो यस सर। अगर अल्फा बहुत लार्ज ले लिया मैंने तो निगेटिव हो जाएगा फिर तो। यस मान लो सर। n 100 है, अल्फा मैंने 300 ले लिया, यस सर। तो फिर तो ये दिक्कत है। सो ये हमेशा नहीं होगा, है ना। दिस इज यस सर, नॉट सेकंड पॉजिटिव वाला था। फॉर सम n और अल्फा। कुछ n अल्फा मुझे ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए इसके पॉजिटिव होने की गारंटी नहीं है। तो पॉजिटिव होने की यस। गारंटी नहीं, तो ये पीडीएफ हमेशा इंटीग्रेशन फाइनाइट देगा, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। फाइनाइट देगा अगर दोनों पॉजिटिव है तब, अदरवाइज यस। इन्फिनिटी आंसर देगा इंटीग्रल। तो इन्फिनिटी देगा तो इम्प्रॉपर, तो प्रॉपर होने की गारंटी नहीं है एक्चुअली यहाँ पे, ये चीज़ है। यस। तो तीसरा देखिए, तो ये तो है कि इसकी गारंटी नहीं है। तीसरा कह रहा है अंडर अ स्क्वायर एरर लॉस। तो स्क्वायर एरर लॉस के अंडर बेजियन एस्टिमेटर क्या फॉर्मूला होता है, पोस्टेरियर मीन मीन, मीन है ना। मीन। तो जैसे पोस्टेरियर मीन, इसका क्वेश्चन मीन निकालिए, गामा का मीन तो पता ही होगा, जैसे ये मीन पीडीएफ है। तो इसका मीन जो होता है इस वाले केस में क्या आता है, इस वाले अल्फा केस वन अल्फा अपॉन बीटा। तो बीटा। यहाँ यही अल्फा है आपका और ये बीटा है टोटल इसके अकॉर्डिंग। तो आपका पोस्टेरियर मीन कितना आएगा। सो पोस्टेरियर मीन तो अल्फा अपॉन बीटा, तो n/2 n/2 माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन समेसन xi स्क्वायर अपॉन 2। चेक कर लो कैलकुलेशन का, भाई कैलकुलेशन देख लेना शुरू से कि इसमें कैलकुलेशन कहीं एरर तो नहीं हुआ है ना। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक शुरू से कर रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि वही था लाइक्लीहुड फंक्शन ठीक था। सिग्मा स्क्वायर है ना, एक्स वाई में सिग्मा स्क्वायर ना। तो यहाँ तक तो ठीक है ना, लाइक्लीहुड फंक्शन इनटू पाई ऑफ टाउ स्क्वायर। पाई ऑफ टाउ स्क्वायर कितना था, थीटा की पावर अल्फा, मतलब हम ये लिखना भूल गए क्या, नहीं भूले ना। आई थिंक सही है सर। एक चीज़ मिस हुआ ना यहाँ पे, इसमें आई थिंक वो लिखना भूल गए क्या हम लोग, ये वाला लिखना भूल गए हैं। लिखे हैं क्या, नहीं मुझे लग रहा है भूल गए हैं, क्योंकि यही लिख के छोड़ दिया ना मैंने, शायद इतना लिख के ही छोड़ दिया ना। यहाँ तो ये लिखना था, मतलब यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा। मतलब हम लोग क्या लिख नहीं रहे थे ना, सर, ये यही लिखा ना मैंने टाउ ये। स्क्वायर की पावर में चेंज नहीं आएगी सर, वही हाँ रहेगा सर, सही लिखा है। ये पाई ऑफ टाउ स्क्वायर लिखा था हमने। यस सर, ये अच्छा मल्टीप्लाई ये टाउ। हाँ ये था, ओके ओके ठीक है ठीक है हाँ। तो इसका मतलब सही है ना, तो 1 अपॉन दिस, तो टाउ स्क्वायर माइनस अल्फा हो गया। अब इसको कंपेयर करना था मुझे, तो अल्फा माइनस 1 है ना, -1 + 1। हाँ ठीक है, यहाँ तक ओके है। तो थर्ड वाला ट्रू होगा फॉल्स होगा, फॉल्स है ना फिर तो, क्योंकि ये तो नहीं बना, यस सर। तो एक मतलब ये भी फॉल्स है। तो ठीक है, मैं वैसे क्रॉस चेक कर रहा था, ऐसा नहीं एक कैलकुलेशन एरर हो गया हो कि यहाँ यही आ गया हो, ऐसा तो नहीं कि कहीं ऐसा आता, क्योंकि हमारा वैसा कुछ आया है, बस यहाँ 1 का डिफरेंस है, तो हमने कैलकुलेशन सही किया, इसका मतलब ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, क्योंकि अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ पे हो जाता +1 न्यूमरेटर में तो सही हो जाता ये। ठीक है, अब फोर्थ है कि द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रॉपर फॉर अल्फा बराबर 1। तो इसमें अल्फा को 1 रख देते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सर। हाँ n/2, पॉजिटिव। और ये तो दोनों पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, हाँ सही कर रहे हैं आप। तो अब किसी को डाउट रह गया तो पूछिए। ठीक है ना, तो कंक्लूजन ये आया कि प्रॉपर यहाँ मतलब ये है कि पीडीएफ इंटीग्रेट करके 1 आ जाए, तो 1 आ जाए इन द सेंस कि कोई भी कांस्टेंट आ जाए वो सुटेबल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऐसा लेंगे कि उसको स्केलिंग करके 1 ले आएंगे, ये है। और अगर इन्फिनिटी आ गई इंटीग्रल तो किसी भी केस में 1 नहीं आ पाएगा, तो वो मतलब जिस फंक्शन का इंटीग्रल इन्फिनिटी आ गया, भले प्रॉपर डेंसिटी मतलब डेंसिटी हो प्रायर या पोस्टीरियर, अगर इंटीग्रेशन फाइनाइट आता है तो प्रॉपर है, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट आता है तो इम्प्रॉपर। एक लाइन में ये हो गया, ठीक है। देखिए जी, इसमें कह रहा है कि आपको
पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, 4 सैंपल साइज का, मतलब रैंडम सैंपल है, साइज 4 का, फ्रॉम बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस बाईवेरिएट, जिसका मार्जिनल CDF x ठीक है। इन ऑर्डर टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस H नॉट है जहाँ XY इंडिपेंडेंट है, अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव जहाँ XY पॉजिटिवली एसोसिएटेड, मतलब डिपेंडेंट है ना, क्योंकि अगर सो कंसीडर द केंडाल सैंपल कोरिलेशन स्टैटिस्टिक, आपको ये दे रखा है, तो इसमें के आपको दे रखा है, डिफाइन कर रखा है फाई, तो ये डिफाइंड है इस तरीके से, है ना, ये केंडाल सैंपल कोरिलेशन स्टैटिस्टिक इसका नाम है। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, अज्यूमिंग नो टाइज, तो ये नॉन पैरामीट्रिक का लग रहा है, नॉन पैरामीट्रिक जो टेस्ट है, ये नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। So, assuming no ties, which of the following are true? Test that reject H naught for k more than equal to 4 has size 1 by 4. Test that reject H naught for k more than equal to 1 by 4 has size 1 by 6. Probability k बराबर 4 under H naught is 3 by 24. Probability k is equal to 6 under H naught is 1 by 12. ठीक है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कैंडाल्स के बारे में, है ना, कि इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उससे काम हो जाएगा। सोचो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना। हम्म
सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा। तो आपको एक कंडाल-स्टाउ के बारे में पता है फॉर्मूला? कंडाल-स्टाउ आपने पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला होता है? थोड़ा इसका नहीं सर। बैकग्राउंड चाहिए, ये आसानी से नहीं है ना, थोड़े इसमें बेसिक पहले नॉलेज चाहिए। तो आप कंडाल-स्टाउ का फॉर्मूला बताइए, देख के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो क्या होता है, तो इससे आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। ये लिखाया होगा केंडाल्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट नॉन पैरामीट्रिक में, जब हम लोग वो कर रहे थे ना स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो उसके साथ ही हमने ये भी किया होगा केंडाल्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये केंडाल्स टाउ मतलब केंडाल्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। ये देखिए नॉन पैरामीट्रिक में लिखाया मैंने, गेट एंड नेट बैच में जो था, जब स्पीयरमैन वाला कर रहे थे ना उसमें। कोई बताओ एनीवन, क्या फॉर्मूला होता है केंडाल्स टाउ का? कुछ ऐसा था, C माइनस डी अपॉन C प्लस डी, कुछ है ऐसा? C का मतलब क्या है? C माइनस डी, और ये आता है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, जो C प्लस डी हो n इंटू एन प्लस। C का मतलब क्या है, कोई बताओ एनीवन? और D का मतलब क्या है यहाँ पे? सर कॉन्कॉर्डेंट पेयर्स। हाँ, C कंकॉर्डेंट पेयर एंड D डिसकंकॉर्डेंट पेयर, है ना? डिसकॉन्कॉर्डेंट। हाँ, तो अब यहाँ देखो, तो ये जो सिचुएशन आपको बता रहा ना, ये कंकॉर्डेंट की डेफिनेशन है। कंकॉर्डेंट में क्या होता है, जब x इंक्रीज करेगी y इंक्रीज करेगी, अगर x डिक्रीज कर रही है तो y भी डिक्रीज कर रही है, सेम ऑर्डर में पेयर है ना। तो यहाँ पे xi जब इंक्रीज कर रही है और yi भी उस केस में इंक्रीज कर रही है तो कंकॉर्डेंट पेयर मानेंगे उसको। अगर xi डिक्रीज कर रही है y भी डिक्रीज कर रही है तो डिसकॉन्कॉर्डेंट। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जैसे ये ABCD में लिखा है ना, इसको आप xi yi करके लिख लो आप। तो ये जो पहला टर्म जो डिफाइन किया ना इसने, ये जो है ये कंकॉर्डेंट का डिफाइन किया है। ये है जब कंकॉर्डेंट है तो वैल्यू फाई का 1 लेना है, अदरवाइज। और ये डिसकंकॉर्डेंट है, ये है दूसरा वाला कंडीशन है। सो कंकॉर्डेंट पेयर है करस्पॉन्डिंग 1 लेना है, डिसकंकॉर्डेंट में -1 लेना है, ये है आपके पास। तो यही k है, इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर PMF आएगा। अच्छा पहले तो ये निकालो, k क्या है इसमें, कुछ और था ना, k तो यहाँ कुछ और है, k तो ये है ना। ओके, तो हमें इसमें I1 से ना 4 पेयर है टोटल, तो n हमारे क्वेश्चन में 4 है ना। ये जो n है ये हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू 4 है, n इज 4। तो ये नॉन पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है, n तो यहाँ चलो 4 है। तो 4 है, कितने टोटल आप लोग पेयर बना सकते हैं यहाँ पे? कहने का मतलब ये है मेरा कि 4 नंबर है ना। अच्छा क्या क्या लिखा है कि x1 x4 रैंडम सैंपल फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विथ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन xy का fx fy है। इन ऑर्डर टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस xy आर इंडिपेंडेंट अगेंस्ट द अल्टरनेटिव xy आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड, कंसीडर द केंडाल सैंपल कोरिलेशन स्टैटिस्टिक, है ना। तो केंडाल्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ मैं। सो ये है, एंड अब आपको यहाँ पे फाई डिफाइन कर रखा है। तो अज्यूमिंग नो टाइज मतलब ऑल xi आर डिस्टिंक्ट, ऑल yi's आर डिस्टिंक्ट, ये बता रखा है। तो अब आप बोल रहा है कि पहले तो k का आपको PMF निकालना होगा। तो पहला टारगेट ये है कि PMF ऑफ k निकालो। अगर k का PMF आ गया तो काम हो जाएगा, है ना। तो k का PMF निकालो, तो उसके लिए पहले k का सपोर्ट चाहिए। सो व्हाट इज सपोर्ट ऑफ k? k तो रैंडम वेरिएबल है ना। सो k का सपोर्ट क्या होगा, क्या क्या k में आएगा, है ना। ईच फाई आई या तो 1 होगा या -1 होगा। और कितने टर्म है? 4 टर्म है इसमें। कितने टर्म है? 4 टर्म है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि बताओ कि आपके पास 4 नंबर है, ईच नंबर या तो 1 होगा या -1 होगा। सो व्हाट आर पॉसिबल सम? तो समझ आ रहा है? इसको खोलूंगा, 4 टर्म आएगा ना। तो -4 से 4। है ना, जैसे ये k1 मान लो अभी के लिए, k2 k3 k4, मतलब जब आप ओपन करेंगे, सॉरी 4 टर्म होगा ना, आईजे दोनों हैं। ओ तो आईजे दोनों है, तो जैसे आई को मैंने 1 रखा, लेट से इसमें कितने टर्म आएंगे? 4 से ज़्यादा टर्म आएंगे ना,
क्योंकि आई और जे दो वेरिएबल है ना, सिंगल समेशन तो है नहीं, डबल समेशन है एक्चुअली। तो डबल समेशन है मतलब पेयर चल रहा है। कितने आएंगे जी, इसको खोलो जरा, इसको खोलो, ज़्यादा ज़्यादा टर्म आएगा। कितने आएंगे, जैसे आई में 1 रखा मान लो, तो आई को 1 रखूंगा तो जे की वैल्यू है 2 से 4, तो 2 से 4 का मतलब है 2 3 4, तो आई 1 है तो 2 3 4, 3 पेयर तो ये हो गया। मतलब अगर लिखेंगे सम में क्या, तो 1 2 1 3 1 4, यहाँ ऐसा बनेगा ना 1 2 1 3 1 4। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई जे की। तो पहले इंस्टेंट में ये आएगा, फिर आई को जब 2 रखेंगे तो जे की वैल्यू होगी 3 से 4, तो मतलब 2 3 2 4 ये बनेगा। फिर आई को मैं जब 3 रखूँ, तो डबल समेशन है ना, तो पहले आई फिक्स किया, फिर जे को वैरी कराएंगे, फिर अगला आई फिक्स करो, फिर जे को वैरी कराओ। कितने टर्म्स आएंगे टोटल, मैं ये ढूंढ रहा हूँ। तो बाद में आई को 1 रखा तो इतने बना, 2 रखा तो 2 बना, 3 रखेंगे आई को तो ये जे हो जाएगा 4 से 4, तो मतलब एक होगा 3 4, अच्छा 3 3 6, 6 टर्म्स आएंगे। अगर आप इसको ओपन करोगे तो 6 टर्म्स आएगा। क्या क्या आएगा, तो I1 J2 I1 J3 I1 J4, I2 J3 I2 J4 I3 J4, यही बनेगा। चेक कर लो, क्योंकि आई को 4 रख नहीं सकते, आई 4 तक जा भी नहीं रहा, 3 तक ही जा रहा है। तो ये 6, अच्छा अब 6 नंबर, मतलब यहाँ पे जो मैं कह रहा था ना आपसे, ये कह रहा था अब है K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5 प्लस K6। अब ये K1 से K6 जो है वो तो यही है ना ईच टर्म, तो या तो 1 होना है या -1 होना है। तो ये जो KIs हैं या तो 1 होगा या -1 होगा। तो आप सब ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो K है इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, मतलब 6 नंबर्स को आपको ऐड करना है, ईच नंबर में बी 1 और -1, सो व्हाट आर पॉसिबल सम, तो वो K का रेंज वहां से आ जाएगा। फिर PMF निकालेंगे, ये है, तो निकालो जरा रेंज क्या आएगा। सर ये -6 से 6 आएगा ना? पक्का, कैसे -6 कब बनेगा बताइए, कौन से सिचुएशन में, जब सारे -1 हो जाएंगे, ही ना। हाँ सर, सारे Yes, डिस्कॉर्डेंट हो गए। ओके, बट सारे डिसकंटिन्यू हो सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा ना कि इसमें 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 है ना, इसमें 1 इंक्रीज हो रहा तो 1 2 3 ईच के करस्पॉन्डिंग देखते हैं ना हम लोग। तो यहाँ से कितना बनता है ये, n इंटू एन प्लस 1 बाई है ना, जो C प्लस डी है, तो ये टोटल जो आता है कंकॉर्डेंट प्लस डिसकॉन्कॉर्डेंट दोनों मिलके कितना आता है, जो फॉर्मूला था, तो इतने पेयर बनेंगे, C प्लस डी n इंटू एन -1/2 कहा था ना 6, अच्छा वो तो 6 ये आ गया था। तो टोटल पता है कंकॉर्डेंट या कंकॉर्डेंट मिला के 6 आएगा, मतलब जो आप सोच रहे हैं ना कि सारे, ओके तो मतलब C 0 हो जाए, नो कंकॉर्डेंट पेयर, तो डिसकॉन्कॉर्डेंट 6 होगा, वही कहना चाह रहा है 6 हो जाएगा। तो ऑल अगर डिसकॉन्कॉर्डेंट है तो -6 हो जाएगा। फिर और क्या क्या हो सकता है, चलिए -6 एक हुआ, और देखते हैं उस तरह सोचते हैं थोड़ा क्या होता है, और क्या पॉसिबल है। इस तरह सोचिए क्या क्या अगर पॉसिबिलिटी सारे लग रहा है। कंकॉर्डेंट हो गए हम्म, व्हाट इज पॉसिबल सम, निकालिए निकालिए, बताइए क्या पॉसिबल सम आएगा। अच्छा C प्लस डी 6 है ना, और यहाँ C माइनस डी जो है, यहाँ के तो है ना, किंडल सैंपल कोरिलेशन स्टैटिस्टिक है,
सर -6 -4 -2 0 2 4 6 यही पॉसिबल है। ओके कितना मिला? -6 फिर -4 यही ना, फिर -2 0 एंड 2 4 6 यही ना, यही पॉसिबल होगा। देख लीजिए सारे सिचुएशन में। यस यस ठीक है, तो ये आपके पास सारे पॉसिबल सिचुएशन में ये आ गया के का रेंज, के का रेंज। हाँ, अब आपसे ये पूछ रहा है कि अब आपको ये डिसाइड करना है के बराबर -6 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, के बराबर 4 होने की क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको अब। सो यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी एट ईच पॉइंट। तो रिजेक्शन रीजन क्वेश्चन में ही है ना। अगर ये वाला रिजेक्शन रीजन है मान लो, तो बताओ इसका साइज क्या है, ये कहना चाह रहा है ना, कि अगर ये क्रिटिकल रीजन है तो इसका साइज क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए वही निकालना पड़ेगा, अंडर H0 की इंडिपेंडेंट है तो 4 और 6 पे प्रोबेबिलिटी निकालो। तो पहला चैलेंज तो हमारा अभी ये है कि हम सब में अंडर H0 ही काम करना है। तो मुझे पता है क्या निकालना है, मतलब हम लोगों को PMF ऑफ K निकालना है अंडर H0, क्योंकि सारे ऑप्शन में अंडर H0 ही तो है, सारे ऑप्शन अंडर H0 ही है। ये हमें चाहिए कि PMF ऑफ H0 अंडर PMF ऑफ K अंडर H0 क्या आएगा, इन पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। सो यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑन दीज पॉइंट्स। तो स्पेशली हमें के 4 पे 6 पे, यहाँ भी 4 6 पे। तो मेनली हमें जो एक्चुअली ज़रूरत है, चारों ऑप्शन में जो ज़रूरत है वो यही है कि के बराबर 4 क्या होगा अंडर H0, के बराबर 6 क्या होगा अंडर H0। अगर ये दोनों निकाल लिए तो काम हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ भी 4 6 पे प्रोबेबिलिटी निकालना, मोर देन 4 में क्या है, मोर देन 4 6 ही है, मोर देन इक्वल टू 6 4 में। यहाँ भी 4 6 पे, यहाँ 4 पे सेपरेट है, 6 पे सेपरेट है। तो मतलब हमें यही दोनों चाहिए एक्चुअली। तो मेनली जो अभी बाकी है, एक तो PMF निकालना, PMF में भी मुझे हर पॉइंट पे ज़रूरत नहीं है, अगर हम सिर्फ 4 और 6 पे प्रोबेबिलिटी निकाल लिए तो काम हो जाएगा हमारा। ये है। अब क्वेश्चन निकलेगा कैसे, तो आपने जैसे के बराबर 6 होने का क्या मतलब है कि ऑल पेयर्स आर कनकॉर्डेंट, यही ना, कनकॉर्डेंट, सारे पेयर कनकॉर्डेंट है। तो ये जो वैल्यू है अभी के लिए, ये अगर इसको और कंटिन्यू करें तो C-D/6 है ये, ठीक है, ये जो हमने निकाला है। तो अभी ये है C-6 हो जाता है, तो n हमारा 4 था तो यहाँ पे है C-D/6, और C+D एक्चुअली कितना था, 6 है, वो तो पहले से ही पता होता है हमें। तो इसको अगर हम ब्रेक करें, D को अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 6 - C, तो कितना हो जाएगा, ये कितना बनेगा, यहाँ से अगर लिखें हम लोग कि ये क्या बनेगा, इसको फर्दर अगर लिखें कितना बन जाता है ये, वहाँ से C की जगह D की जगह लिख दो 6 - C, तो D की जगह को 6 - C 2C - 6/6, यही आएगा ना, ऐसा कुछ 2C - 6/6। ओके, तो ये तो बस कैंडाल्स टाउ निकाल रहे हैं हम लोग। तो 2C - 6/6 है, इसको कैंसिल भी कर सकते हो आगे। तो फाइनली ये आ जाएगा, 2 कॉमन लेके हटा दोगे ना, C - 3/3, यही है। ये तो ठीक है। अभी मेनली है कि आगे क्या करेंगे। तो अभी यहाँ पे k क्या है, व्हाट इज दैट k? सर ये 2C - 6 कैसे आया? ये यहाँ से ये वाला यूज कर लिया मैंने, ठीक है ना, क्योंकि C+D का फॉर्मूला होता है ना, ये C+D जो होता है n × n-1/2 होता है। ये आप देखेंगे कैंडाल्स टाउ वाला फॉर्मूला, तो वहाँ मिलेगा, तो उससे आएगा। ओके सर।
आगे बताओ। सर ऐसे लिख सकते हैं ना कि प्लस 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 6 टाइम की ये एक केस बनेगा। फिर सेकेंड वाला जैसे 4 के लिए केवल कि एक ही माइनस हो सकता है, तो ऐसे 6 केस बन जाएंगे, कहीं किसी 6 जगह पे माइनस हो। हाँ, वैसे ही मतलब बनाने पड़ेंगे केसेस कि हाँ टोटल कितने हम लोग बना सकते थे पेयर। पेयर 4 नंबर में कितने वही पेयर बन सकते हैं, सॉरी मतलब केस है। 4 आने के लिए 6 ही पेयर बनेगा सर, ऐसे लिखिए प्लस 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 6 टाइम्स लिख सकते हैं, फिर उसके नीचे माइनस प्लस हम्म, प्लस प्लस सारे, उसी फिर का एक मेन। माइनस आगे शिफ्ट कर दिए तो 6 वो बन जाएंगे। अब टोटल इसी में अब 2 का लिखेंगे, फिर 3 का लिखेंगे, फिर सारे माइनस। वही मेन वही है, अब आगे वही करना पड़ेगा कि मान लीजिए जैसे हमने कहा कि हमें k बराबर 6 चाहिए, तो मतलब सारे क्या है हमारे पास, वी हैव ऑल कंकॉर्डेंट पेयर्स। तो कंकॉर्डेंट में कितनी पॉसिबिलिटी, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है और उसमें से कितना हो सकता है। जैसे ना, जैसे हम लोग लिखेंगे एक्स आई है और वाई आई है, यही मेन यही डिसाइड करना आपको कि अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है। जैसे कंकॉर्डेंट है तो अगर ये इंक्रीजिंग है, जैसे अभी के लिए फॉर एग्जाम फॉर टाइम बिंग मान लो ऐसा है कि 1 2 3 4 एक्स आई को ऐसा लेबल कर दिया, अपनी मर्जी से कोई नंबर लेना था ले लिया। अब कंकॉर्डेंट तो ये भी इसी ऑर्डर में इंक्रीजिंग ही होगा, यही ना। ये सर मैं मतलब दूसरी तरफ सोच रहा हूँ कि जैसे प्लस के साइन मिलेंगे, जैसे सारे प्लस हैं तो मतलब 6 में प्लस सारे होने की केवल एक चांस है, बस एक ही आएगा। कितने में जब से, टोटल कितने में से। 6 वो हैं K1 K2 K6 तक, ठीक है, तो 6 प्लस हो सकते हैं, मतलब 6 आने का एक ही चांस है, बस वन केस एक ही केस जैसे बनेगा। एक एक केस देखते हैं ना हम लोग, इसके साथ 1 के साथ ये, फिर 1 के साथ ये, है ना, देखते थे ना, फिर 1 के साथ ये, तो ये तीनों प्लस आएगा, फिर 2 के साथ यहाँ प्लस आएगा, 3 के साथ ये प्लस, 6 केसेस हैं तो ऑल 6 आर पॉजिटिव। और वैसे कितनी चॉइसेस हैं टोटल आपके पास, 6 है ना, मतलब 1/6 कहना चाह रहे हो आप। नहीं सर। हाँ, प्रोबेबिलिटी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, k बराबर 6। सर मैं कह रहा हूँ मतलब ये टोटल निकालने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 6 का केवल हो गया 6C1, 6 मतलब एक ही केस है, जब एक माइनस हो सकता है बाकी सारे प्लस होंगे तो 4 बनेगा। तो वैसा अगर मैं एक फोटो भेजा हूँ सर प्रयास वाले पे। हाँ भाई, सोचो एक बार सोच के बताओ, क्योंकि ये थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पे, कंकॉर्डेंट डिसकॉन्कॉर्डेंट का कॉन्सेप्ट आगे लगाना पड़ेगा हमें, तो उससे आ जाएगा। मैं आपसे पता क्या पूछ रहा था यहाँ पे, कि जैसे मैंने मान लीजिए लेवल कर दिया 1 2 3 4, और क्वेश्चन ने कह रखा है ना कि ऑल नो टाई है, देर इज नो टाइज, है ना, तो ऑल एक्स आई डिफरेंट है, ऑल वाई आई डिफरेंट है, हमें वैल्यू नहीं पता है, और हमें एग्जैक्ट ये भी मतलब नहीं कि वैल्यू है क्या, बस ये पता है कि वो डिस्टिंक्ट है। और अभी पहला केस हम लोग निकाल रहे हैं जो आप कह रहे हैं ना, k बराबर 6 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ अंडर एच नॉट, ये मैं निकाल रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अभी के लिए मान लेते हैं कि जो वाई आई की वैल्यू है वो है 2 3 4, या कुछ नया नाम दे देता हूँ एग्जाम्पल के लिए 10 11 12 13, इस तरह से होगा। अभी मान लिया तो एक्स आई इंक्रीजिंग है, वाई आई भी इंक्रीजिंग है, तो ऑल पेयर्स आर कंकॉर्डेंट, यहाँ ये हो जाएगा ना, ये ठीक है। ये जो डेटा है इसमें जितने पेयर्स बनाओगे सब कंकॉर्डेंट होगा, हाँ या ना। यस सर,
ये सर मैं मतलब स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू पे सोच रहा था, जो जैसे स्टैटिस्टिक्स वैल्यू केवल +1 या -1 हो जाएगा। हाँ, मतलब वो तो बन गया केस, वो सर तो को वो तो हम निकाल समझने के चुके हैं, लिए स्टैटिस्टिक हम निकाल चुके हैं, ये है स्टैटिस्टिक हमारा। यस सर। तो जब मतलब मैं इसी कह रहा हूँ कि अब स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सोच रहा हूँ कि जैसे +6 तभी बनेगा जब 1 1 होगा, तो मतलब उसका केवल एक केस हो गया। जब 4 बनने के लिए एक माइनस होगा, बाकी सारे प्लस होंगे, तो ऐसे 6 केसेस बन जाएंगे। अगर हमको टोटल केसेस मिल गए तो पीएमएफ बन गया ना सर उसका फिर। हाँ देखो, अब आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये तो मैंने जैसे कहा कि मान लेते हैं y1 10 है, y2 11 है, y3 12 है, y4 13 है। ये तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है बनाया ना, लेकिन इन जनरल तो कुछ भी हो सकता है। ये जो 4 नंबर है इन जनरल किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। अभी ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये अज्यूम करना था कि कॉन्कॉर्डेंट पेयर है ऑल। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो 4 नंबर हैं ये अपने आप में अरेंज, ये एक्सआई फिक्स कर दिया मैंने, एक्सआई को इंक्रीजिंग ले लिया। जिन लोगों को कॉन्कॉर्डेंट डिसकॉन्कॉर्डेंट का कॉन्सेप्ट पता है उनको समझ आएगा, नहीं तो पढ़ो। जिन लोगों को नहीं पता है यू जस्ट गो टू नॉन पैरामेट्रिक कैंडाल स्टाउ वाला कॉन्सेप्ट ऑनलाइन, यूट्यूब, गूगल, चैट, जहीं से भी पढ़ो समझो, तब जाके समझ आएगा ना, वैसे समझ नहीं आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 4 नंबर तो किसी भी ऑर्डर में हो सकता था। ऐसा भी तो मैं लिख सकता था 13 12 11 10, या 13 10 11 12, ऐसा भी लिख सकता था। तो कितनी पॉसिबिलिटी है वाई आई को परम्यूट करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है वाई आई की टोटल, मतलब ऐसे कितने केसेस में बना सकता हूं ये पूछ रहा हूं। ये तो एक केस है, तो इसको मैं परम्यूट करा के कितने केसेस बना सकता हूं। चलिए मैं दूसरा केस एक और बना के दिखाता हूं, ऐसे कितने बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। इससे मैं आपको दूसरा बना के दिखाता हूं। जैसे दूसरा केस ये हो सकता था एक्स आई वाई आई, नंबर चेंज नहीं करेंगे, वो तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने कोई भी 4 नंबर मान लिया, आप कोई और 4 नंबर मान सकते हो और वो नंबर वही रहेगा। केसेस सोच रहे हैं जैसे यहाँ 1 2 3 4। अब मैं ऐसा कर सकता था ना इसको कि मैं 10 11 और इन दोनों को परम्यूट करा दूं 13 12। ऐसे कर करके मैं कितने केसेस बना सकता हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से। जैसे मैं ऐसा कर सकता हूं 1 2 3 4, ये सेम ही है। यहां हो सकता है 13 12 11 10। तो ऐसे कितने टोटल केसेस बनेंगे, एनीवन? और यही पीएमएफ देगा जो मैं बता रहा हूं ना, यही हमारा पीएमएफ देगा। काउंट करो, कोई भी दिमाग लगाओ, बताओ। मैंने अभी ये माना है कि जो एक्साइज है, मतलब ये जो मैंने अपनी मर्जी से अभी अज्यूम कर लिया ना, मतलब 4 नंबर डिफरेंट है तो कोई भी डिफरेंट मान सकते। मैंने 1 2 3 4 मान लिया एक्सआई को। वाई आई डिफरेंट है, कोई भी 4 नंबर हो सकता, मैंने मान लिया 10 11 12 13। अब मैं कह रहा हूं कि ये y1 10 ही होगा ऐसा जरूरी थोड़ी है। y1 तो 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है। y2 भी इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है, y3 इन चारों में से कोई भी हो सकता है, y4 इन चारों में कोई भी हो सकता है। बट कंडीशन है कि कोई टाई नहीं होना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होंगे, विदाउट रिपीटिशन। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट विदाउट रिपीटिशन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स, 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 फैक्टोरियल 24। 24। तो इस तरह का टेबल बनाओगे 24 टेबल ही बनेगा, मतलब इसको आप वैरी कराओ। तो 4 नंबर है, उसको तो अरेंज कर रहे हैं 4 पोजीशन पे 4 नंबर है, तो 4 पोजीशन है 4 नंबर है, तो 4 डिस्टिंक्ट नंबर कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल बेस। तो टोटल जो सैंपल स्पेस है उसमें 24 ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल। अब आपको फेवरेबल आउटकम निकालना है, तो 6 के करस्पॉन्डिंग कितने हैं? अब ये जो 24 केसेस हैं इसमें कितने केसेस हैं जहां पे ऑल पेयर्स आर कनकॉर्डेंट? तो जैसे आपने कहा एक ही पेयर होगा वो, और बाकी केस में नहीं हो। जैसे मैं इसमें समझा देता हूं, देखो इसमें क्या होगा। इसमें ऑल पेयर आर डिसकॉन्कॉर्डेंट, क्योंकि 1 2 हुआ लेकिन 13 12 हो गया, तो x इंक्रीज हुआ y डिक्रीज हुआ, तो डिसकॉन्कॉर्डेंट हो गया। फिर 1 3 पे देखो 13 से 11 हो गया, 1 4 पे आओ 13 से 10 हो गया। तो जब xi बढ़ रहा है तो yi घट रहा है, तो मतलब ऑल पेयर्स आर डिसकॉन्कॉर्डेंट पेयर, ये है। तो मैं आपको बताऊं कि इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/24। इस टेबल से ये पता चल रहा है, इस वाले टेबल से, कि प्रोबेबिलिटी k इज इक्वल टू -6 आ जाएगी 1/24। अब ये तो मिल गया हमें जो चाहिए था, तो ये मिल गया। अब मुझे चाहिए k बराबर 4 अंडर h0। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग केसेस से बना ले रहे हैं अलग अलग। अभी के लिए अब आपको क्या करना है,
कि मतलब एक्स आई पेयर अलग है, वाई आई पेयर अलग है, दे आर डेटा एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा। अंडर एच नॉट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू डिपेंड नहीं कर, डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड नहीं कर रहा है ऐसा। तो यहाँ पे अब k बराबर 4, अब ये जो टेबल हम बना रहे हैं टोटल परमुटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, इसमें अब देखो कितने टेबल्स हैं जिसमें एग्जैक्टली 4 क्या मिलेगा, k क्या था, k बराबर 4 ना, तो k बराबर 4 का मतलब क्या, 4 कंकॉर्डेंट पेयर होगा एंड 2 डिसकंकॉर्डेंट होगा, क्योंकि टोटल मिला के 6 होंगे। तो ओके है। सर 5 वो मिलेंगे और 1 वो मिलेगा तो घट जाएगा ना हाँ रैंक क्या 5 और 1 तो तब कितने 4 बनेगा इसकी प्रोबेबिलिटी घटता है आपको क्या ना लगता है कितना आएगा, 24 टेबल्स में से कितने टेबल्स होंगे जहां 4 कंकॉर्डेंट पेयर्स आएगा, ट्राई करो, यहीं खत्म हो जाएगा चीजें। टोटल 24 टेबल बना कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि फोर्थ वाला गलत है ना, ये तो पता चल गया फोर्थ वाला गलत है। अब k बराबर 4 निकाल लेंगे ना तो बाकी ऑप्शन इजीली चेक कर लेंगे, बाकी हमें जरूरत भी नहीं था। चलो मैं बना के केसेस देखते हैं कितने केसेस बनेंगे। अब खुद ढूंढो ना, ऐसा बनाओ कि 4 जगह इंक्रीजिंग हो 2 जगह डिक्रीजिंग हो, ऐसा बनाना पड़ेगा। जैसे जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था, मतलब मान लो मैं एक एग्जांपल चलो इसी में पूछता हूँ, यही वाला ले लो। इसमें मैं आपसे पूछूं कि इसमें c क्या है और d क्या है। c मतलब नंबर ऑफ कनकॉर्डेंट पेयर्स, d मतलब नंबर ऑफ डिसकॉन्कॉर्डेंट पेयर्स। तो ढूंढो जरा, तो इसमें मैं निकाल के बताता हूँ। जिन लोगों ने नॉन पैरामेट्रिक किए हैं, कंडालस्टाउ मैंने कराए हैं, आप जाकर रिकॉर्डेड देखो गेट बैच में या नेट बैच में या जैम में भी इस बार ऐड हो गया है। तो ये नॉन पैरामेट्रिक जैम गेट नेट तीनों में अब है, ठीक है। सो और तीनों में है ना, ये मैंने कराए हैं वहाँ पे। अब जाके चेक करो, उसको वीडियो देखो समझो और फिर ट्राई करो, या कोई बुक खोलो गूगल पे, जहाँ तहाँ सीखना है कहीं से भी सीख सकते हो। तो इसमें बताओ सी, इस पर्टिकुलर इसमें बताओ मुझे, जैसे इसका मैं बताऊँ कि इस वाले में जैसे मैंने इसमें कहा तो इसमें कॉन्कॉर्डेंट पेयर 0 है, डिसकॉन्कॉर्डेंट 6 है। इस वाले में कॉन्कॉर्डेंट 6 था, डिसकॉन्कॉर्डेंट 0 था। अब मैं इस टेबल में पूछना चाह रहा हूँ हाउ मेनी कॉन्कॉर्डेंट हाउ मेनी डिसकॉन्कॉर्डेंट, इस टेबल में बता दो काउंट करके। देखो काउंट करते हैं तो 1 से 2 10 से 11 बढ़ गया तो कॉन्कॉर्डेंट में काउंट हो जाएगा। 1 से 3 10 से 13 बढ़ गया, x बढ़ा y भी बढ़ा तो कॉन्कॉर्डेंट में, ऐसे करते जाओ। 1 से 4 10 से 12 ये भी बढ़ गया तो कॉन्कॉर्डेंट में जाएगा। 2 से 3 11 से 13 तो ये भी कॉन्कॉर्डेंट में ही जाएगा। 2 से 4 11 से 12, अच्छा हाँ यहाँ बस दिक्कत है ना, ठीक, एक दिक्कत आएगा। सो कहाँ तक पहुँचे थे हम फिर भूल गया ऑर्डर में, ठीक है। 1 2 1 3 1 4 हो गया था, फिर 2 3 2 4 पे हम लोग, तो 11 12 ये भी ऐड होगा। फिर 3 4 पे आ जाओ, 3 से 4 बढ़ा लेकिन 13 से 12 घट गया तो एक डिसकॉन्कॉर्डेंट हो गया। तो यहाँ मतलब हो गया इस वाले केस में हुआ क्या, जो आप कह रहे थे वही है। तो इसमें 5 कॉन्कॉर्डेंट पेयर है और एक डिसकॉन्कॉर्डेंट है, एक ही होगा ना 3 4 वाला। तो यहाँ 5 और एक ये हो गया, तो ऐसा है। तो यहाँ 5 और 1 हो गया। ऐसे और टेबल्स, तो काम करो 24 टेबल बना ही लो और उसको चेक कर लो एक बारी। ऐसे 5 1 हो गया, जहाँ पे 2 बार जहाँ पे वो होगा ऑर्डर चेंज होगा, वैसे ढूंढने पड़ेंगे। सो वी हैव टू फाइंड कि कितने होंगे, कितने टेबल्स होंगे। देर आर 24 टेबल्स इन ऑल, उनमें से कितने टेबल्स हैं जहाँ पे 4 कंकॉर्डेंट पेयर आएगा, तो ऑब्वियसली 2 डिसकॉन्कॉर्डेंट है, वो ऑब्वियस है क्योंकि सम 6 है मुझे पता है। तो देखना है 4 कंकॉर्डेंट पेयर वाले कितने टेबल्स हैं वो काउंट करने हैं, ठीक है। जैसे डिसकॉन्कॉर्डेंट 6 वाले एक ही होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। अब तो इसकी 1/24 किया। 6 कंकॉर्डेंट वाले एक ही होंगे, मतलब 0 है ना कंकॉर्डेंट मतलब हो गया, तो एक ही होंगे, तो ये हो गया। अब बीच में ज़्यादा होगा, अच्छा ये परमुटेशन रूल फॉलो तो नहीं करेगा, लाइक इसमें 6C6 ऐसा तो नहीं था कि 1 हो गया, और ये 6C0 तो ये 1 हो गया, ऐसा कुछ फॉलो करेगा? लेकिन नहीं, अगर ऐसा कुछ करता तो 6C0 से 6C6 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। नहीं 2 की पावर 6 तो ज़्यादा हो गया, हमें तो 24 ही टोटल है, तो रिपीटेशन वाला नहीं है। हाँ क्योंकि हमारा 1 2 3 4 तो फिक्स है ना। इज इट काइंड ऑफ सर्कुलर परमुटेशन? सर्कुलर में जाएंगे तो 5
मतलब मैं कोई रूल ढूंढ रहा हूँ, ऐसा हो कि कोई रूल होगा जो कि मुझे शायद पता नहीं है, मतलब ये मैनुअली मैं कर रहा हूँ। अगर कोई तरीका ऐसा मिल जाए जिससे डायरेक्टली हम ढूंढ ले, ये पता कर ले कि कितने होंगे कंकॉर्डेंट 6 वाले एक हैं, कंकॉर्डेंट 5 वाले कितने होंगे, कंकॉर्डेंट 4 वाले कितने होंगे, कंकॉर्डेंट 3 वाले कितने होंगे, कंकॉर्डेंट 2 वाले कितने होंगे, 1 वाले कितने होंगे, 0 वाले कितने होंगे। ये है, जैसे यहाँ पे कंकॉर्डेंट हो सकता है 0 1 से लेके 6 तक, कंकॉर्डेंट पेयर 0 1 2 3 4 5 6। डिसकॉन्कॉर्डेंट भी हो सकता है, तो अगर जब कंकॉर्डेंट 0 है तो ये 6 होना पड़ेगा, 6 5 4 3 2 1, है ना, 2 1 0। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ये होगा। तो मेन हमें देखना है कि ऐसे कितने होंगे कॉन्कॉर्डेंट की, ये पॉसिबिलिटी है 0 से 6 तक, और डिसकॉन्कॉर्डेंट भी 0 से 6 है। तो इसको थोड़ा काउंट करो, देखो। इसको ख़त्म करूँगा, काफ़ी टाइम, आधा घंटा डिले हो गया। सो कोई फॉर्मूला है जी, बताओ। तो इसको काउंट करना, ठीक है ना। 4 पे जो आएगा आई थिंक 3 टेबल आएंगे, 3/24, अच्छा 1 3 5, सो 3 आएगा नहीं। सो चेक करोगे 3 टेबल ऐसा मिलेगा जिस पे ऐसा होगा। सो प्रोबेबिलिटी k मोर देन इक्वल टू 4 अंडर h0 जो आ जाएगा वो 4/24 मतलब 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 आ जाएगा, तो यहाँ से अब हमारा आंसर हम टिक कर पाएंगे। तो मोर देन इक्वल टू 4 कह रहा है कि 1/4 होगा, नहीं, तो पहला गलत, दूसरा सही, 3/24 होगा, ये सही है तीसरा ना। वो तो ऐसे भी आंसर की देख के भी हमें पता चल रहा है हाँ, वो चीज़ें हैं, लेकिन आंसर की देख के पता चल रहा है ना क्या आएगा। आंसर की में ट्रू है तो उसे पता चल गया कि आंसर की देख के मैंने ये लगा दिए हैं। सो क्योंकि आंसर की में ये बी सी ऑप्शन ट्रू है, राइट, तो ये यही आएगा। सो वो चीज़ है, लेकिन ये कैसे आएगा तो ये आपको थोड़ा मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। इसका कोई जनरल रूल भी होगा या है जो कि मुझे नहीं पता है अभी। अब वो जनरल रूल अगर निकाल लोगे, मतलब डायरेक्टली कोई ये बता दे मुझे, या कहीं से ये हम पता कर लें कि, है ना, कि नंबर ऑफ कनकॉर्डेंट पेयर मान लो r है, ये कितना होगा, जहाँ r की वैल्यू 0 1 2 अप टू 6, तो काम इजीली हो जाएगा। ये है, अगर ये फॉर्मूला आपको पता चल जाए तो काम इजीली हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच था। तो ये नॉन पैरामेट्रिक है, थोड़े कैंडल्स पढ़ो क्या है, और फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला है उसका जो कि मुझे नहीं पता है अभी, तो मैं मैनुअली कर रहा हूँ। मैनुअली जरूरत नहीं, क्योंकि मैनुअली में टाइम लग जाएगा ना, तो उसका फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा। तो ट्राई करो, आज ही स्टॉप करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करूँगा। तो आज हमने क्या किया है, सो आज हमने जून 2023 जो पार्ट सी है यूनिट 4 में, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1082 क्वेश्चन नंबर 114 किए हैं, इतने किए हैं, ठीक है, 114 तक। तो कितने हो गए, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 7 क्वेश्चन किए हैं। तो 7 क्वेश्चन हो गए। कल जो होगा तो ये आज ये डिस्कस किया है, कल जो क्लास होगी, कल रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 115 से क्वेश्चन नंबर 120 तक होगा, है ना। 120 क्वेश्चन ही होते हैं टोटल। तो ये कल डिस्कस करेंगे, कल होपफुली ख़त्म हो जाएगा ये जून 2023 वाला पेपर, ठीक है जी। तो ये आप ट्राई करके आइए, कल इसको डिस्कस करते हैं। अभी के लिए थैंक यू। कुछ पूछना हो तो पूछो।